पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की गाड़ियां एनवायरनमेंट को पॉल्यूट तो करती ही है, उसके अलावा ये एक सस्टेनेबल फ्यूल भी नहीं है और इसके साथ ही इसका रनिंग कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफी ज्यादा हाई होता है। तो आइए आज देखते हैं इसका इकलौता ऑल्टरनेटिव ऑप्शन जो कि है इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्या पॉजिटिव्स और क्या नेगेटिव्स है, कि इसके इतिहास को थोड़ा समझते हैं और देखते हैं कि ये क्या सही में फ्यूचर है, क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल सही में हमारा फ्यूचर है या नहीं। एनवायरमेंट और डेवलपमेंट ये दोनों आपस में ही एक ऐसी चीजें हैं जो कि बिल्कुल इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है। अगर एनवायरमेंट की तरफ हम ज्यादा ध्यान देंगे तो डेवलपमेंट कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे रह जाएगा। अगर हम ज्यादा डेवलपमेंट पे ध्यान देंगे तो कहीं ना कहीं एनवायरमेंट को ज्यादा नुकसान होगा। इसके बहुत ही सारे एग्जाम्पल्स है, जैसे कि अगर आप ये वीडियो अपने फोन में देख रहे हैं या लैपटॉप में देख रहे हैं तो ये भी एक डेवलपमेंट का पार्ट है और ये भी कहीं ना कहीं एनवायरमेंट के अगेंस्ट ही है। आप एसी यूज करते हैं, आप फ्रिज यूज करते हैं, अब हम जितने भी चीजें हम अपने कंफर्ट के लिए यूज करते हैं वो कहीं ना कहीं एनवायरमेंट के अगेंस्ट ही होती है। और इसी से बचने के लिए एक कंसेप्ट का जन्म होता है जिसका नाम था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसमें हमने कोशिश करी है कि डेवलपमेंट और एनवायरमेंट और सोसाइटी तीनों पैरेलली काम करे, यानी कि एनवायरमेंट भी और डेवलपमेंट भी और सोसाइटी भी, तीनों को कोई प्रॉब्लम ना हो और तीनों अपनी अपनी जगह प्रोग्रेस करते रहे, जिससे हमारे फॉसिल फ्यूल्स को कोई नुकसान नहीं होगा, हमारे एनवायरमेंट को कोई नुकसान नहीं होगा, हमारे नेचर को कोई नुकसान नहीं होगा। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमें सबसे पहले फॉसिल फ्यूल्स के यूज को कम करना था ताकि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए बच पाए। इसीलिए सारे कार मैन्युफैक्चरर्स, सारे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने सबसे पहले ध्यान दिया ईवीज पर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर, क्योंकि उस टाइम पे सबसे ज्यादा इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव एक ही था, इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो साल 1993 में इंडिया में पहली इलेक्ट्रिक कार को शोकेस किया जाता है जो कि एडी इलेक्ट्रिक सीरीज की पहली गाड़ी थी जिसका नाम था द लव बर्ड। इसको मैन्युफैक्चर किया था 1993 में और उसके अगले कुछ सालों में इसे काफी सारे अवार्ड्स भी मिले। इंडियन गवर्नमेंट ने भी इसको एक ग्रीन सिग्नल दे दिया था, लेकिन इसके लो सेल्स की वजह से इसको मैन्युफैक्चरर को इसको आगे चल के स्टॉप करना पड़ा, इसके प्रोडक्शन को बंद करना पड़ा। आपके मन में भी ये सवाल आया होगा, जब साल 1993 में पहली ईवी इंडिया को मिल गई थी उसके बावजूद आज की डेट तक भी, यानी कि ऑलमोस्ट 20 साल बाद भी इंडियन कार मार्केट में ईवी मार्केट शेयर काफी कम है। इसके मेनली 3 कारण है, जिसमें सबसे पहला कारण है कि इंडियन ईवी मार्केट में रेवोल्यूशन नहीं आ रहा था। साल 2015 तक भी इंडिया के पास ईवी काफी कम थे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऑप्शंस बिल्कुल भी नहीं थे इंडियन मार्केट में। साल 2013 में महिंद्रा ने भी एक इलेक्ट्रिक गाड़ी लॉन्च करी थी रेवा ईवी नाम से, जिसको आपने कहीं ना कहीं एक ना एक बार तो जरूर देखा होगा, नहीं देखा है तो देख लीजिए। लेकिन ये भी एक फ्लॉप गाड़ी थी क्योंकि इसकी रेंज काफी कम थी, ये सिर्फ 80 किलोमीटर ही चल सकती थी एक फुल चार्ज में, वो भी ARAI की क्लेम रेंज थी। एक्चुअल रियल लाइफ में ये ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर की रेंज दे पाती, जो कि काफी कम। इसके बाद जो हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम है फिक्शन, मतलब यानी कि ईवी ऑप्शंस काफी कम, इसका सॉल्यूशन सबसे पहले टाटा मोटर्स ने लाया। साल 2019 में टाटा ने अपनी टाटा टिगोर ईवी को लॉन्च करा, जिसमें एक जिप्ट्रॉन टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। इसमें टाटा ने गाड़ी की जो बैटरी थी उसको गाड़ी के नीचे लगाया और मोटर को काफी ज्यादा एफिशिएंट बनाया, जिससे कि एक परफेक्ट ईवी का ऑप्शन बन गया और ये गाड़ी काफी अच्छा सेल कर गई। इसके बाद साल 2020 में टाटा नेक्सॉन लॉन्च की गई, जो कि आज तक का बेस्ट सेलिंग इंडिया का ईवी प्रोडक्ट है। टाटा का ही नहीं है, इंडिया का बेस्ट सेलिंग ईवी प्रोडक्ट है। टाटा नेक्सॉन में काफी अच्छी रेंज, काफी अच्छे बैटरी ऑप्शंस, काफी अच्छी पावर डिलीवरी मिलती थी, इसकी वजह से ये एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट रहा और टाटा नेक्सॉन ही वो पहली गाड़ी थी जिसकी वजह से इंडियन ईवी मार्केट में रेवोल्यूशन आया, सबने ईवी की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया। इसके बाद काफी सारी नई ईवीज लॉन्च हो गई, जैसे कि पंच, टियागो, टिगोर, इन सब के ईवी वेरिएंट्स लॉन्च किए गए। कोना ईवी, Hyundai की आयोनिक ईवी, किया की EV6, MG की ZS ईवी, MG की कॉमेट ईवी, महिंद्रा की XUV 400 और लग्जरी सेगमेंट में भी मर्सिडीज की EQS, BMW की i7, जैगुआर की I-Pace और इसके साथ आने वाले टाइम में भी बहुत सारी ईवीज लॉन्च होने वाली है, जैसे कि कर्व ईवी, जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बात करी थी, जो कि है क्रेटा ईवी। आप इस गाड़ी की पूरी जर्नी को जानना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं ईवी की सेकंड प्रॉब्लम के बारे में, जो कि था चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और रेंज का। चार्जिंग और रेंज ही एक ऐसा मेन रीजन है जिसकी वजह से मिडिल क्लास ईवी को बाय करने में हेजिटेट करता है। एक मिडिल क्लास फैमिली अगर कहीं लॉन्ग ट्रिप पे जाएगी और अगर वो ईवी लेकर जाएगी तो उसके माइंड में कहीं ना कहीं ये डर बैठा रहेगा कि मेरी गाड़ी बंद ना हो जाए, इसके बैटरी डाउन ना हो जाए, क्योंकि एक ईवी को चार्ज करने में भी काफी ज्यादा टाइम लग जाता है और फास्ट चार्जर्स अवेलेबल भी काफी कम है इंडिया में। अगर हम चार्जर्स का रेशियो देखें तो हर 135 गाड़ियों के लिए सिर्फ एक चार्जर है इंडिया में, यानी कि जो चार्जर्स का ईवी से रेशियो है वो है सिर्फ 1:135, जो कि काफी ज्यादा कम है। इंडिया में कुछ ही ईवी चार्जर के मैन्युफैक्चरर्स है, जैसे कि टाटा पावर, डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स, सर्वोटेक पावर सिस्टम्स, और जो एक ईवी का चार्जिंग टाइम है वो भी काफी ज्यादा हाई होता है। अगर हम फास्ट चार्जर से भी इसे चार्ज करेंगे तो भी कम से कम 45 to 50 मिनट्स एक ईवी को चार्ज होने में लग जाता है।
जाते हैं। एक बजट ईवी की अगर हम रेंज देखें तो वो लगभग 200 से 350 किलोमीटर तक की होती है, जो कि इनफ नहीं है। कहीं भी अगर एक दिल्ली टू जयपुर भी अगर आप जाना चाहेंगे तो वो भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा अच्छे से, उसमें भी आपकी गाड़ी कहीं ना कहीं बंद होने के चांसेस है। इसके अलावा चार्जिंग कॉस्ट जो है, किसी बाहर चार्जर से चार्ज करेंगे तो वो काफी ज्यादा हाई हो जाती है, बट हालांकि वो पेट्रोल और डीजल से कम ही रहती है। बट अगर आप अपने गाड़ी को बाहर चार्ज कर रहे हैं, अपने घर पे चार्ज नहीं कर रहे हैं, तो उसकी रनिंग कॉस्ट लगभग 2 से 3 रुपए पर किलोमीटर भी हो जाती है, जो कि काफी ज्यादा हाई है एज कम्पेयर टू अगर आप अपने घर पे चार्ज करेंगे तो। इसके अलावा जो थर्ड और सबसे मेजर प्रॉब्लम है ईवी की, क्या ये सच में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को मीट कर पा रही है या नहीं? क्योंकि हम जब इलेक्ट्रिक गाड़ी को चार्ज करते हैं तो जो इलेक्ट्रिसिटी हम यूज करते हैं वो भी तो कहीं ना कहीं कोल पावर प्लांट या फिर डीजल जनरेटर से ही आ रही होती है, जो कि अपने आप में ही एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं। इसके अलावा एक इलेक्ट्रिक गाड़ी में जो बैटरी यूज की जाती है वो लिथियम, कोबाल्ट और निकल जैसे रेयर मेटल से बनती है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा रेयर मेटल है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक गाड़ी को पूरा मैन्युफैक्चर होने से लेके शोरूम तक पहुंचने तक वो अपने आप में ही 13,000 kg का CO2 बर्न कर चुकी होती है, जो कि काफी ज्यादा है। हर साल 22,000 लोगों का दम घोटने के लिए। ऑल्दो ये पेट्रोल, डीजल या सीएनजी कार से कहीं ना कहीं बेटर है, बट स्टिल ये जिस पर्पस के लिए ईवी को सोचा गया था, जिस पर्पस के लिए ईवी को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं सॉल्व नहीं हो रहा है। इसको सॉल्व जब ही किया जा सकता है हम ईवी को चार्ज करें सोलर पावर प्लांट के यूज से, जो कि काफी ज्यादा अच्छा स्टेप होगा, या फिर हमें इसके अलावा भी कोई और ऑल्टरनेटिव ऑप्शन सोचना पड़ेगा। बट स्टिल इट इज अ स्टेप टुवर्ड्स गुड। ईवी एक अच्छी सोच की तरफ कदम है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग के रूल को सोच के चले तो ये ठीक ही है। आज की डेट में अगर देखा जाए तो हाइब्रिड कार मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ये मेरा ओपिनियन है। इसके अलावा अगर आपको ईवी रखनी ही है तो आप इसे सेकेंडरी कार के रूप में रख सकते हैं, या फिर अगर आपका सिटी ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा है तो आप इसे रख सकते हैं। इसके अलावा एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन जो कि काफी ज्यादा डेवलपमेंट फेज में है इस टाइम पे, वो है हाइड्रोजन पावर कार्स, जिसमें वाटर से हाइड्रोजन को फॉर्म किया जाएगा, जो कि अभी डेवलपमेंट के फेज में है। पर अगर ये आता है तो ये काफी ज्यादा अच्छा ऑप्शन हो सकता है मेरे हिसाब से। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके पास क्या ईवी लेने के पैसे होंगे तो आप ईवी लेंगे या आइस कार। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए कार को लेके, किसी नए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के टॉपिक को छेड़ते हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।